कभी आपका इत्तेफाक हुआ है गांव में जब कभी आप खेतों में गए हो और कभी हमें वहां रात पड़ जाए। वही खेत जो दिन में बहुत हरे भरे और खूबसूरत नजर आते हैं, रात में वो कितने वीरान और कितने खौफनाक लगते हैं। अगर कभी किसी का इत्तेफाक हुआ हो तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइए। ये किसान फार्मर्स रात रात भर अपने खेतों को पानी तक लगाते हैं और रात रात भर तक जागते भी हैं। और कभी कभार कोई ऐसी फसल हो जिससे जंगली जानवर नुकसान पहुंचाए तो ये पूरी पूरी रात वहाँ पहरेदारी भी देते हैं अपनी फसल बचाने के लिए। ये हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। तो एक दफा तो सबके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और वही अनाज हम तक पहुंचता है। तो कभी सोचा है कि ये लोग रात रात भर उन्हीं जमीनों पे, खेतों में, वीरान और खौफनाक जगहों पर अपनी रातें गुजारते हैं। ऐसे कई वाकयात मुझे आते हैं और मुझसे लोग शेयर करते हैं, जो मैं आगे भी अपनी स्टोरीज में आपसे शेयर करता रहूंगा। आज इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम साद है और मैं रहीम यार खान का रहने वाला हूँ। मैं इस टाइम एग्रीकल्चर की जॉब कर रहा हूँ। मेरा काम यह है कि फील्ड में जाना, फार्मर्स को आगाही देना, इनकी फसल को जो भी बाहरी लगी हुई है इसके बारे में इन्हें सारी आगाही देना। ये वाकया रिसेंटली मेरे साथ पेश आया है। इस दिन मेरे 6-7 फील्ड विजिट थे। तो मैंने दोपहर 2 बजे के करीब अपने विजिट शुरू किए। फील्ड विजिट करते करते मुझे शाम हो गई। वो सर के बाद का टाइम था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। मेरा एक विजिट अभी पड़ा था। मैंने सोचा कि मैं ये भी आज ही कर लेता हूँ क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, तो ये काम कल पर चला जाएगा और फिर मैं ये कल नहीं कर सकूंगा क्योंकि इस टाइम मैं अपने एरिया से बाहर था। जो एरिया मुझे अलॉट किया गया था वो फार्मर मेरे जानने वाले थे, मेरे बैचमेंट के फादर थे, तो वो सारा रकबा उनका था। तो मैं उधर चला जाता हूँ। जाने से पहले मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, आप अपने खेतों में आ जाएं और मुझे बताएं कि आपकी फसल को क्या मसला आ रहा है। वो मुझे कहने लगे कि दीमक वगैरह का मसला है और पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं आपकी फील्ड विजिट करूंगा तो ही मैं आपको बता सकूंगा। तो खैर मैं उनके फसल को देखने के लिए उनके रकबे पर चला जाता हूँ और मुझसे कह रहे थे कि हम शहर वाली साइड पर हैं और हम आधे घंटे में वहाँ आएंगे, आप तब तक वहां पहुंचकर फसल देख लें और फिर हमें बता दीजिएगा। तो खैर मैं फील्ड की तरफ चला जाता हूँ। इनका रकबा काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 28 से 30 एकड़ इनका रकबा था। तो बीच में इनका एक और चट बना हुआ था किन्नू का, और साथ में कपास लगी हुई थी और इसके साथ ही कब्रिस्तान था। मैंने वहां पहुंचकर जैसे ही कब्रिस्तान देखा और साथ में एक ऐसी जगह देखी कि मेरे दिल ने मुझे कहा कि साथ आज नहीं करो, इस काम को कल कर लेना। मैंने सोचा कि नहीं, मेरी कल वाली छुट्टी भी इसी तरह से ज़ाया हो जाएगी, तो मैं इस काम को आज ही करके जाऊंगा। उस टाइम थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपना काम शुरू कर दिया। मैंने वहां जाकर प्लांट्स देखे और फिर मैंने वो ऑर्चर्ड भी देखना था और इस चट के अंदर एक झोंपड़ी टाइप सा शेड बना हुआ था। मैंने वहां पर देखा कि एक बूढ़ी सी औरत है जिसकी उम्र कोई 60-70 साल है। तो वो वहां बैठी ईंटों वाले चूल्हे पर कढ़ाई के अंदर कुछ पका रही है। तो मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया कि और ज़्यादा है और ज़्यादा ध्यान देना नहीं बनता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और रात का टाइम था, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से अपना काम करूँ और निकलूँ यहाँ से। मैंने उनके आने का वेट नहीं किया और मैं अपना काम करते करते इस कब्रिस्तान के पास चला गया। तो आगे मुझे ऐसे फील होने लगा जैसे वहाँ पर कोई खड़ा मुझे देख रहा और कोई दूर से मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा। मैंने अपने आसपास भी देखा और चढ़ वाली साइड पर भी देखा और अपने पीछे भी देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक किसी का नाम निशान नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैंने वो जो औरत देखी थी ऑर्चर्ड में, शायद वो मुझे बुला रही है। फिर एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि इसे मेरा नाम कैसे पता है कि वो मुझे बुला रही है। तो मैंने इधर उधर जाना मुनासिब नहीं समझा। अब मैं वो चेक करते करते मैं किन्नुओं वाली बाग में चला गया। वहां पर जो पानी वाला खाल जा रहा था उसके साथ ही कब्रिस्तान की दीवार थी। मैंने जब वहां पर चेक करना शुरू किया तो मेरे सामने एक आदमी आया। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया क्योंकि बीच में काटन लगी हुई है। मैं बाग के बीच में खड़ा हूँ। इधर वाली साइड पर कब्रिस्तान है, दूसरी साइड पर दूर दूर तक फसलें।
अब मुझे पता नहीं चला कि वो आदमी आया कहाँ से। इसने अपने मुंह पर रुमाल लिपटाया हुआ था और अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था। वो मुझे बुजुर्ग आदमी ही लग रहा था। उनके बाल सफ़ेद थे, जिनके रकबे पर मैं गया हुआ था। मैं यहाँ इनका नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि यहाँ पर जिनकी फसलें हैं वो कब तक यहाँ पर आ जाते हैं। तो इन्होंने मुझे ऐसे ज़ुबान में जवाब दिया कि मैंने वो ज़ुबान आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। मुझे नहीं पता इन्होंने मुझे कौन सी ज़ुबान में जवाब दिया। बस इन्होंने मुझे उर्दू के 2 अल्फाज बोले कि चले जाओ यहाँ से। ये बात इन्होंने मुझसे 3 दफ़ा की। मैंने कहा बाबा जी मैं चला जाता हूँ यहाँ से, मैं सिर्फ इनकी ज़मीन देखने आया। मैं ये काम करता हूँ और मेरे यहाँ आने का और कुछ मतलब नहीं है। मैंने कहा कि अगर ये कह रहे हैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। मैं भी 8 से 10 कदम ही आगे गया था। जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो बाबा जी वहां से गायब थे। तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। एक तो मैं खड़ा ऐसी जगह पर था, ऊपर से रात का टाइम था। अब मुझे उस जगह पर खड़े हुए डर भी लग रहा था। वहां पर ना कोई बंदा न बंदे की जात। खैर मैं वापस आया और अपनी बाइक की तरफ जाने लगा और मैंने सोचा कि बाकी जो काम रह गया है वो मैं हफ्ते वाले दिन कर लूंगा। जब मैं वहां से निकलने लगा तो मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई 1 से 1.5 साल का बच्चा बोल रहा हो कि भाई यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आपका यहाँ से वापस जिंदा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और मैंने बाइक की तरफ भागना शुरू कर दिया। वहां जाकर मैंने अपनी बाइक को सीधा किया और जब मैं किक मारने लगा तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाइक के पीछे कोई बैठा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। जिस औरत को मैंने बाग में खाना बनाते हुए देखा था, उस औरत ने मेरी बाइक का कैरियर पकड़ा हुआ और वो बिल्कुल आराम से खड़ी है, जैसे कोई ताकतवर बंदा आराम से खड़ा होता है। अब मैं रेस दे रहा हूँ तो बाइक आगे नहीं जा रही और वो पीछे से पकड़ कर खड़ी है। तो मैंने बाइक को छोड़ा, मेरी कॉपी उधर, मेरा मोबाइल उधर। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और वहां से भागना शुरू कर दिया। वहां पर 2-3 एकड़ के बाद रोड आती है, तो मैं भाग कर रोड पर आ गया। तो मैंने वहां पर पहुंच कर अल्लाह तौबा की और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं वहां जाकर रुका हूँ तो 5-10 मिनट गुजरने के बाद जो मालिक थे जिनसे मेरी बात हुई थी वो वहां आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर अकेले खड़े हैं, अंधेरा हो रहा है। तो मैंने कहा कि अंकल आप पहले मुझे ये बताएं कि वहां पर जो बाबा जी और औरत है वो कौन है। वो कहते हैं कौन सी औरत और कौन से बाबा जी। मैंने कहा वहां पर झोंपड़ी में जो रहते हैं। इन्होंने कहा वहां पर तो कोई भी नहीं रहता, वो तो हम लोग खुद जब रात को पानी लगाना होता है तो वहां पर बैठते हैं। उसके बाद मैंने सारी स्टोरी उनको बताई कि मेरे साथ यहाँ पर ये सब हुआ है। फिर वो मुझे कहने लगे कि आओ बेटा अपना बाइक तो लो। मैंने कहा कि अंकल आप मुझे ला दें, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। उनका बेटा साथ था, वो मुझे अपने साथ लेकर गए। तो मैंने जल्दी से वहां से अपना बाइक, अपनी चीजें ली और घर पर आया। घर आकर भी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा या मेरे साथ कोई बैठा। तो मैंने फौरन वुजू करके नमाज पढ़ी, नफल पढ़े। इसके बाद 3 दिन मुसलसल मुझे तेज बुखार रहा। फिर अब्बा जी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर मेरा इलाज हुआ। उसके हफ्ते बाद जाकर मैं रिकवर हुआ और उसके बाद आज तक मैं दोबारा उस जमीन पर कभी नहीं गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्टोरी अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। और वीडियो के स्टार्ट में जो दुआएं देते हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ने का कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कहानी सन 2012 या 13 की है। तब मेरी उम्र 3 से 4 साल थी। हम लोग अर्जेंटली रावलपिंडी में एक घर में शिफ्ट हुए थे। पहले हम किसी और घर में रह चुके थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हमें वो घर छोड़ना पड़ा। तो जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए तो लोगों ने हमें बताया कि वहाँ एक नॉन मुस्लिम फैमिली रह चुकी है। वो घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं था, हमने बस वहाँ पर टेम्परेरी रहना था। फिर मेरे फादर की जॉब हो जानी थी तो हमने वो घर चेंज कर लेना था। इस घर का नक्शा कुछ इस तरह का था कि मेन गेट से एंटर होते ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, जो कि हमारा प्लॉट था, और नीचे वाले फ्लोर पर एक औरत रहती थी। हमने सुना था कि वो औरत काला जादू करती है। मेरे फादर इस टाइम जो जॉब करते थे वो इतनी अच्छी नहीं थी।
इन्हें अक्सर आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था जॉब की वजह से। जब इस घर पे शिफ्ट हुए तो 3 दिन गुजर गए। मेरे फादर को 2 दिन के लिए पेशावर जाना था। तो रात को मेरी मम्मा नमाज पढ़ रही थी। मैं छोटा सा था और पूरे में सो रहा था। तो हमारे पास एक छोटा सा टीवी होता था। उस टीवी के पास हमारा नेल कटर पड़ा होता था। जब मेरी मम्मा नमाज पढ़ रही थी तो वो नेल कटर उड़ता हुआ मेरी मम्मा के पाँव पर लगा। तो वो एकदम से चीखती हैं और मैं रोने लग गया। इन्होंने आकर मुझे संभाला। मेरी मम्मा को शक हो गया। इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़कर मेरे ऊपर और अपने ऊपर हसार किया और सो गए। तो रात को 1-1:30 बजे मेरी मम्मा की आंख खुली। आपको पता है कि बंदा जब नींद से उठता है तो इसको इतना होश नहीं होता। तो मेरी मम्मा ने देखा कि हमारे फ्लोर के गेट पर सेम मेरे बाबा के हुलिये में इन्हीं के कपड़े पहने हुए खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो। तो तब मेरी मम्मा को होश आया और उन्होंने सोचा कि बाबा तो पेशावर है। तो इन्होंने बाबा को फ़ोन किया। बाबा ने बताया कि मैं तो पेशावर हूँ। और फिर जब मामा ने दोबारा वहाँ देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। अदनान भाई, यकीन करें, जब तक हम उस घर में रहे हैं रात के टाइम नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी और हमें अच्छी तरह याद है कि वो औरत नीचे अकेली रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। रोने की आवाज़ इतनी खौफनाक होती थी कि कोई सुन ले तो इसका दिल दहल जाए। हम लोग 2-3 महीने वहाँ रहे हैं तो हमारे रिस्क में भी तंगी होना शुरू हुई। इसके अलावा मेरी मम्मा बताती हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे बाजू पर, मेरे गर्दन पर उस तरह के निशान होते थे जैसे किसी ने पंजे मारे। मैं उस टाइम बिल्कुल छोटा सा था। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि छोटे बच्चे अपने आप को नाखून मार लेते हैं, लेकिन मेरी ऐसी ऐसी जगह पर निशान होते थे जहां पर मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते। हम 2-3 महीने बड़ी मजबूरी से उस घर में रहे और फिर हम लोगों ने वो घर चेंज कर लिया। उस घर भी अल्लाह की जो भी मखलूक थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो जब हमारा इस घर में आखिरी महीना था तो मेरी मम्मा को रोज़ाना वहाँ पर एक औरत का या एक मर्द का साया नजर आता था जो मेरी मम्मा को कुछ कहने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी मम्मा हर वक्त आयतल कुर्सी का हिसार में होती थी तो मेरी मम्मा को कुछ नहीं कह पाते थे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अबू बकर है और मैं कराची से हूँ। ये सन 2018 की बात है। सिविल हॉस्पिटल में मेरी कुछ रिश्तेदार एडमिट थे तो मैं उनकी इयादत के लिए गया था। तो वो आईसीयू में थे और आईसीयू के बाहर जो वेटिंग के लिए चेयर लगी होती हैं तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। और आपको तो पता ही होगा कि आईसीयू वाले फ्लोर पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। मेरा जो रिलेटिव दोस्त हैं वो 2 भाई हैं और उनमें से एक बाहर होता है और ये यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि इनके अब्बू तो आईसीयू में, तो मैंने सोचा मैं भी वहाँ जाकर उनकी कुछ हेल्प कर दूँ। तो मेरे वो कज़न रात को नमाज पढ़ने के लिए गए थे और मैं वहाँ उस फ्लोर पर अकेला बैठा था। उस फ्लोर पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और मेरे अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। बहुत दूर स्टाफ बैठा हुआ मुझे नज़र आ रहा था। हुआ कुछ यूं कि मैं जिन चेयर्स पर बैठा हुआ था वहाँ मेरे सामने शीशा लगा हुआ था। मैं नॉर्मली वहाँ बैठकर अपना फ़ोन यूज़ करता था और कभी फ़ोन नीचे रखकर इधर उधर देख रहा था। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ कितनी खामोशी है। मैंने कहा कि ऐसा होता तो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है पेशेंट ज़्यादा ना हो तो इसलिए ऐसा है। तो अचानक फ़ोन यूज़ करते करते मेरी सामने शीशे पर नज़र पड़ी तो एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस शीशे में बिल्कुल अपने सामने एक ब्लैक शैडो को बैठे हुए देखा। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन मैं असाब का थोड़ा सा मजबूत हूँ तो आप समझे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ, लेकिन अंदर से मेरी दुनिया हिल गई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ से उठकर फ्लोर तक गया और फिर वहाँ से भागकर मैं नीचे चला गया। और फिर नीचे जाकर मैंने उस कज़न को सब कुछ बताया जहाँ पर मस्जिद का एरिया बना हुआ था। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम बिलाल राजा है और मैं दाउल ताला गुजर खान का रहने वाला हूँ। पहले मेरा एक फर्नीचर शोरूम था,
लेकिन अब मैं सऊदी अरब में होता हूँ। जब मैं शोरूम बंद करता था तो मेरे दोस्त मुझे लेने आ जाते थे और हम लोग कभी चाय पीने होटल चले जाते, कभी जंगली पुलाव खाते और ज्यादातर हम पैसे जमा करके चिकन कढ़ाई खुद बनाते। एक दिन इसी तरह हमने कढ़ाई बनाई और सबने मिलकर खाई। मेरे कजन और बहुत अच्छे दोस्त राजा उमर के पास कुछ कुत्ते थे, तो उसने कहा कि बिलाल भाई मैं काम पर जा रहा हूँ, आप ये हड्डियां रख लेना कढ़ाई वाली कुत्तों के लिए। मेरे एक दोस्त हमजा ने वो हड्डियां शॉपर में डालकर अपनी जेब में डाल ली। हमारा एक और कजन जो गांव से आता था और वहां एक नंबरदार भी था, उस दिन कहने लगा बिलाल मुझे छोड़ा, मेरे पास बाइक नहीं है और ना ही पेट्रोल है और टायर भी पंचर है। तो हमने जिस दोस्त के पास हड्डियां थी फैसला किया इसे पैदल छोड़ने जाते हैं। मैंने एक और कजन को कॉल की और इसे भी साथ लिया। गांव दाऊद ताला शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था। हम बातें करते करते उसे घर छोड़ आए और वापसी पर जंगल की तरफ आ रहे थे कि अचानक महसूस हुआ कि पीछे कोई आ रहा और आवाज सुनाई देने लगी, हमारे खाने की चीजें हमें दो। हम परेशान हो गए कि ये कौन है और क्या मांग रहे हैं। हमजा भूल गया था कि उमर को हड्डियां देनी थी और उमर को भी याद नहीं रहा। अचानक पीछे से किसी ने हमें धक्का दिया और हम सब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। आखिर तक आवाज आती रही, काश तुमने ये तावीज ना पहना होता आयतुल कुर्सी वाला तो जिंदा ना बचते। हम अल्लाह अल्लाह करते हुए बाजार पहुंचे और 5 किलोमीटर कुछ कम नहीं होते, फिर जाकर हमें सुकून आया। हमजा कहने लगा देखो शायद ये हड्डियों की वजह से हुआ है। हम सब इस पर बहुत गुस्सा हुए और वो कहने लगा मुझे इल्म नहीं था ये मखलूक हड्डियां भी खाती है। इस वाक़े के बाद हम सबको एक हफ्ते तक बुखार आ गया। इस कहानी से हमें सबक मिला कि ऐसी जगहों पर गोश्त और हड्डियां लेकर ना गुजरें, खासतौर पर रात को। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपको और पूरी यूट्यूब फैमिली को सलाम। अदनान भाई, मैं आपकी कहानियां सुनता हूँ और मैं आपकी कहानियों का आदी हो चुका हूँ। जब तक आपकी कहानी ना सुनूं मुझे नींद नहीं आती। उम्मीद है कि आप इसी तरह कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। मैं आपसे अपने मामू की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे काफ़ी रिश्तेदार आपकी कहानियां सुनते हैं। ये कहानी मेरे मामू के गुम हो जाने की है, जिनका आज 30 साल से कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गए। अचानक उनका कुछ पता नहीं लगा। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मामू के साथ क्या हुआ था। मेरे मामू बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत खूबसूरत भी थे। वो इस्लामाबाद में अपने वालिद के पास गवर्नमेंट जॉब करते थे जो ब्लू एरिया में थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मामू अचानक से बिल्कुल बदल गए। वो सबसे लड़ते और इन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था। इनके वालिद जो कि मेरे नाना है, कहते हैं कि वो रात को 12 बजे के बाद कमरे से चले जाते थे। जब एक दिन मैंने पीछा किया तो पता चला कि वो एक कब्र पर जाते हैं। पता नहीं वहां क्या था, लेकिन वहां जाते ही वो झूमने लगते थे। उन पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती थी। उसके बाद एक दिन मामू रात को ये कह कर गए कि मैं जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो नाना के कमरे से निकले और ये कहा कि मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ। उसके बाद वो एक ढाबे पर सिगरेट लेने चले गए, लेकिन नाना को पता था कि रात के 12 बजे इतनी सुनसान जगह पर कौन सिगरेट बेचता। वो जगह रात को बहुत सुनसान नजर आती थी, चारों तरफ पहाड़ और जंगल थे। उस दिन वो ये कहकर चले गए कि आज जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन उस दिन के बाद उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। जब कुछ बाबाओं और पीरों से उनका हिसाब कराया तो पता चला कि उनके ऊपर ऊपरी चीजों का साया था, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे थे और रात को कब्रों पर चले जाते थे। फिर एक दिन एक पीर ने कुछ अमल बताया कि कुछ रूहानी नाम कि इन्हें पढ़कर सो जाए तो रात को ख्वाब में आपको पता चल जाएगा। मेरी नानी ने वो अमल किया और रात को इन्हें जवाब आया। मेरी नानी ने देखा कि सामने मेरे मामू की मैयत पड़ी और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये मेरे मामू के साथ हुआ एक अजीब वाकया था और हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख। अदनान भाई, अगर आप चाहें ये कहानी अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की और आपके मामू का हमें बहुत अफसोस है। अगर वो इस दुनिया में तो अल्लाह ताला उन्हें उनके माँ बाप से मिलवा दे, और अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शी फरमाए। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ।
मैं मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक तालिब इल्म हूँ। 2022 में जब मैं रावलपिंडी के एक हॉस्टल में रह रहा था, तो मैंने वहाँ एक अकेला कमरा लिया हुआ था, क्योंकि मुझे किसी के साथ कमरा शेयर करना पसंद नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेला रहना पसंद करता हूँ। रावलपिंडी में मुझे गेमिंग का शौक था, तो मैं रात को देर तक गेमिंग करता था और सुबह क्लासेस लेता था। गेमिंग के दौरान मैं डिकॉर्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता था और मुख्तलिफ लोगों से बात करता था। एक दिन इंटरनेशनल सर्वर पर, जिसमें 7 से 8 लाख लोग थे, एक लड़का वॉइस कॉल में शामिल हुआ। हमने थोड़ी देर बात की, फिर इसने कहा कि क्या आप किताबें पढ़ते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मुझे किताबें पसंद हैं। उसने कहा मैं आपको एक किताब की PDF भेज रहा हूँ, आप इसे पढ़ें। मैंने कहा कि ठीक है, और उसने मुझे PDF भेज दी और वॉइस कॉल छोड़ दी। शाम के वक्त मैंने सोचा कि रात को पढ़ूंगा। रात के तकरीबन 1-2 बजे जब मैंने PDF खोला, तो पहले सफ़र पर अरबी ज़ुबान में बहुत पुराने अंदाज में लिखा हुआ था और उल्टी लिखाई में था। मैंने 2 सफ़ात पढ़े और बंद कर दिए। फिर सोने की तैयारी की और सुबह फजर के वक्त सो गया। मुझे एक ख्वाब आया कि मैं हॉस्टल में अपने कमरे में गेमिंग कर रहा हूँ और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे सामने जो मंजर होता है मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स है जिसके हाथ में छुरी है और इसका चेहरा ऐसा है जैसे नीचे इंसानी जिस्म हो और ऊपर ऑक्टोपस का चेहरा लगा हुआ है। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? फिर जो भी चीज़ थी बहुत तेज रफ्तार से दूसरे कमरे में चली गई और वहाँ एक मेज पर कुछ रखा हुआ था, जिसे वो उठाकर मेरे पास तेज रफ्तारी से आया और मेरे कानों में चेक करता है। उस वक्त मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे की खिड़की का पर्दा बहुत तेजी से हिल रहा है, जैसे कुछ अंदर से छलांग मारकर बाहर निकल गया। इसके बाद मेरे जिस्म से सारा बोझ हल्का हो गया। मैं उठकर फजर की नमाज पढ़ता हूँ और फिर इंटरनेट पर उस किताब के बारे में तहकीक करता हूँ। मुझे पता चलता है कि वो किताब निक्रोनॉमिकॉन है, जो कि एक फिक्शनल किताब है और अरबी में इसे किताबुल अज़ाइफ कहा जाता है। जब मैं तस्वीर देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि ख्वाब में जो मंजर था वही चेहरा उन तस्वीरों में था। बाद में मुझे बुखार हो जाता है और मैं बहुत बीमार रहता हूँ। बुखार बहुत तेज होता है और हर वक्त भारी एहसास होता है, जैसे कोई कमरे में मौजूद है और मुझे देख रहा है। बचपन से जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे घर के पीछे कब्रिस्तान था और मुझे उन चीज़ों पर यकीन था कि ये वाकई मौजूद होती हैं और इनका जिक्र कुरान में भी है। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद मैंने अपनी वालदा को सब बताया। इन्होंने कहा कि घर वापस आओ और आराम करो और कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़कर पूरे कमरे में फूंक मारो और कुरान की तिलावत स्पीकर पर लगाओ। मैंने यही किया और 2 दिन बाद मेरी सेहत बहुत बेहतर हो गई और वो भारी एहसास भी खत्म हो गया। कमरा फिर से मामूल के मुताबिक महसूस होने लगा और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। दूसरी कहानी इस वाक़े के कुछ वक्त बाद, जब मैंने पिंडी से वापस घर आ गया तो रात को मुझे नींद में एक ख्वाब आया। ख्वाब में मेरे कमरे में एक स्याह साया था। वो साया तकरीबन 8-9 फीट लंबा था और मेरे ऊपर बैठ गया। मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मेरे हाथ पांव और जिस्म मुकम्मल तौर पर साकित थे। एक स्लीप पैरालिसिस था, मगर यह मुझे एक महीने में तकरीबन 14-15 बार हुआ और एक पॉइंट पर मैं एक दिन नींद में उठकर उससे मैं गाली देने लगा, क्योंकि उन सब वाकयात के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उस दिन के बाद ये सब ख्वाब आना बंद हो गए। अजान भाई कहानी में जो ऑक्टोपस वाले आदमी के बारे में बताया, वो कुछ इस तरह दिखाई देता था। ये तस्वीरें मुझे निक्रोनॉमिकॉन के बारे में तलाश करते वक्त मिली। मैंने कुछ लोगों को इसके बारे में बताया था और इन्होंने कहा कि जो काला जादू करते हैं वो अरबी को उल्टा लिखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे लगता है कि जो किताब मैंने पढ़ी थी वो शायद हकीकत में काला जादू की किताब थी, लेकिन इसका चेहरा ऑक्टोपस का लगा हुआ था। बहरहाल जो भी था, ये मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अजीब वाक़या था। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं आपको अपनी एक हॉरर स्टोरी बताना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल में आपके चैनल की सबसे ड्रॉनी कहानी होगी। पिछले दिनों में अपने ख़ानदान के साथ स्कर्दू गया था
जिसमें मेरी बीवी एक बेटा शामिल थे। हमने देवसाई में रात गुजारने का इरादा किया। पहली रात जब हम वहाँ के होटल में थे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। मैं और मेरी बीवी सो रहे थे कि अचानक कमरे के बाथरूम की लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी और बाथरूम से हंसने की आवाज आने लगी। मैंने एक बार पूछा कि कौन है, तो हंसने की आवाजें बंद हो गई। मैंने अपनी बीवी को जगाया और कहा कि क्या तुम्हें भी हंसने की आवाजें सुनाई दी? तो इसने कहा कि इसने कुछ नहीं सुना। मैंने इसे अपना महम समझकर दोबारा सो जाने की कोशिश की। फिर रात के 3 बजे के करीब वही हंसने की आवाजें दोबारा आने लगी। ये किसी लड़की की आवाज थी। इस बार भी सिर्फ मुझे ही सुनाई दी, जबकि मेरी बीवी सो रही थी। मैं जाकर बाथरूम में देखा तो पानी बह रहा था। ये देखकर मैं बहुत डरा। अचानक रोशनी भी चली गई और कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई। अब जब मैं टॉर्च लेने के लिए दोबारा बिस्तर पर आया तो जो कुछ मेरे साथ हुआ शायद मैं कभी ना भूलूं। जैसे ही मैं टॉर्च ऑन की तो मेरी बीवी उठकर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने इसे फिर से बताया कि बाथरूम से हंसने की आवाजें आ रही थी, तो मेरी बीवी जोर जोर से हंसने लगी, जैसे इसे सब कुछ मालूम हो। ये मंजर देखकर मैं कंफ्यूज और डरा हुआ था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो उसी अंदाज से हंस रही थी जैसे बाथरूम से आवाजें आ रही थी। पूरे कमरे में कोई रोशनी नहीं थी और मेरी बीवी हंसे जा रही थी। अदनान भाई उसके हंसने के दौरान उस बिस्तर पर जहां मेरी बीवी बैठी थी एक और लड़की आकर बैठ गई और दोनों मिलकर हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मिल गई। मैं ये देखकर पागल हो रहा था और जमीन पर बैठ गया, लेकिन वो जुनून की तरह हंसे जा रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हें क्या हो गया था। तब मैंने समझा कि मेरी बीवी सब कुछ भूल चुकी है। अब मैं उसे नहीं बताऊंगा कि वो और एक लड़की मिलकर हंस रही थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस रोशनी के जाने से थोड़ा डर गया था। जिसने कहा कि वापस चलते हैं। मैंने ये सुनकर हैरत हुई। इसे कैसे पता था कि मैं इससे ये बात कहने वाला हूँ। मैंने कहा कि हाँ चलो वापस चलते हैं। हम सुबह ही अपना सामान लेकर वापस चले गए। यदि मेरी कहानी बराए करम इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम फैजान है। ये वाकया 1 साल पहले मेरे साथ पेश आया। हम एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। हमारे घर में 3 कमरे थे, उनमें से एक मेरा था जो आखिरी कमरा था। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता रहा और कमरा भी सेट हो गया। एक दिन मैं सो रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पाँव के साथ छेड़छाड़ कर रहा। मैंने आंखें थोड़ी खोली तो मुझे एक स्याह साया दिखाई दिया। उस वक्त कमरे की लाइट्स ऑफ थी, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आया। जब मैंने आंखें खोली तो वो साया गायब हो चुका था। मैंने सोचा कि शायद ये वहम होगा और दोबारा सो गया। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे पाँव की उंगली पर नाखून के निशान थे, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैं उसी कमरे में अपनी वीडियो भी बनाता था। एक दिन मैंने लाइट ऑफ की और रिंग लाइट के साथ कैमरा सेट किया और वीडियो शुरू की। जो वीडियो महफूज करने के लिए मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने देखा कि मेरे पीछे से एक स्याह साया बहुत तेजी से गुजरा। मैं घबरा गया और वीडियो छोड़कर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को ये सब बताया, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। उसने कहा वो मेरे साथ चलेगा और रात 1:30 बजे हम फिर से वीडियो बनाने लगे, लेकिन उस बार कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। अपने दोस्त को छोड़कर घर आ गया। रात को जब मैं अपने दोस्त को छोड़कर वापस आ रहा था तो वक्त तकरीबन 3 या 3:15 बजे का होगा। मुझे लगा जैसे मेरे कंधे पर कोई बैठा है और मेरे कंधे बहुत भारी हो गए हैं। मैंने सोचा कि शायद मैं थक गया हूँ, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा। घर जाकर मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन अचानक मुझे लगा किसी ने जोर से मेरे कंधे पर थप्पड़ मारा। मैं फौरन उठ गया और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन मैंने एक दोस्त को बताया जो उसी गली में रहता था। वो यहाँ का पुराना रिहायशी था। उसने मुझे बताया कि घर 3 साल से बंद था और यहाँ एक अंकल का इंतकाल हो गया था एक हादसे में। वो जिस कमरे में सोता था वहीं उनके गुस्ल की रसूमात अंजाम दी गई थी। मुझे यकीन नहीं आया। कुछ दिन बाद मैंने रात को अपने दोस्तों को उनके घर छोड़ने जा रहा था। रात का वक्त था और मैं एक रोड पर जा रहा था जिसके साथ एक नाला भी था।
अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाइक पर 4 या 5 लोग बैठ गए और बाइक बहुत भारी हो गई है। मुझे लगा कि शायद बाइक खराब हो गई है, लेकिन जब मैंने बाइक रोकी और चेक किया तो सब कुछ ठीक था। मैं फिर बाइक पर चढ़ गया और चलने लगा। जब मैं स्पीड ब्रेकर के करीब पहुंचा तो मुझे लगा कि स्पीड ब्रेकर के पास कोई बैठा है और रो रहा है। मैं घबरा गया। जाहिर है मैं सिर्फ 17 साल का था और डरने लगा। मैंने बाइक आस्ता की और देखा कि वो एक लड़की है। जैसे ही मैंने उसे पूछा कि आप कौन है और यहाँ क्यों बैठी, उसने अपना चेहरा उठाया। अल्लाह की पनाह, मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो बहुत खौफनाक थी। मैंने फौरन बाइक भगा दी और ये भी याद नहीं रहा कि आगे स्पीड ब्रेकर है। बाइक उछल गई और मैं गिर गया। जैसे ही उठा फौरन बाइक उठाकर भागा। घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। अगले दिन हमने एक आमिल को बुलाया। इन्होंने बताया कि जिस कमरे में मैं सोता हूँ वहां किसी को उछल दिया गया था और इसकी मौत हादसे में हुई थी। वो आज तक अपने कमरे में मौजूद है और इसे अच्छा नहीं लगता कि कोई वहां बैठे या कुछ करे, इसलिए उसने मुझे गिराया और परेशान किया। मैं अपनी खाला के घर चला गया और जब हमने घर तब्दील किया तभी वापस आया। आज भी जब मैं उस वाक़े को याद करता हूँ तो मैं अपने खौफ का आलम बयान नहीं कर सकता। वदान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। अगर पसंद आया तो लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम एहसान है और मैं सराय आलमगीर में रहता हूँ। ये वाक़या मेरे एक दोस्त ने सुनाया है। इसका एक दोस्त है जिसका नाम अली है। वो दीना से मुलक्का एक गांव बोरिया का रहने वाला है और वो किसान है। खेतों में ट्रैक्टर चलाता है। अभी सफ़र का महीना चल रहा है तो यहाँ ये कहा जाता है कि सफ़र के महीने में भूत बलाएं आसमान से उतरती हैं और शायद इन्हीं बलाओं का शिकार मेरा दोस्त हो गया। तो कहानी कुछ यूँ है कि आज से 4 दिन पहले मेरा दोस्त अली सारा दिन खेतों में काम करने के बाद ट्रैक्टर खेतों में ही छोड़कर अपने घर चला गया। रात के 12 बजने वाले थे जब इसे याद आया कि वो ट्रैक्टर को ऐसे ही खेतों में छोड़ आया और इसे सही जगह पर खड़ा करना भूल गया। तो वो फौरन उठा और आधी रात को बगैर कुछ सोचे खेतों में चला गया। खेतों में पहुंचकर वो अपने ट्रैक्टर में बैठा और इसे स्टार्ट किया। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। रात के 12 बजे ये वो वक्त है जिसे भूतों का वक्त भी कहा जाता है। सफर का महीना भी था और रात के 12 बजे का वक्त भी था। वो ट्रैक्टर चलाकर खेतों से गुजर रहा था और इसके ट्रैक्टर की एक छोटी सी लाइट ऑन थी। बस उसी के सहारे वो आगे जा रहा था। अचानक उसका ट्रैक्टर चलते चलते रुक गया और जब इसने सामने देखा तो इसे अपने सामने किसी के होने का एहसास हुआ। वो थोड़ा घबरा गया। उसने फौरी अपने ट्रैक्टर की सारी लाइट ऑन कर दी और साथ ही साथ अपने मोबाइल फोन को भी ऑन कर लिया और कैमरा खोल लिया। इसने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखा तो इसकी स्क्रीन में खौफनाक साया नजर आया। इसका चेहरा तो सही नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके हाथ और बाकी हालत देखकर इसे ये समझ आ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है। ये देखते ही वो डर से कांपने लगा। कांपते कांपते इसने मोबाइल से सामने मौजूद चीज की 2-3 तस्वीरें खींच ली और जब वो दोबारा एक बार सामने देखता है तो वो चीज इसे अपने बहुत करीब नजर आई। तब इसका चेहरा इसे साफ नजर आया और वो ज्यादा डर गया। खौफ से इसकी आवाज भी ना निकल सकी और ना ही वो हिल पा रहा था और इसका मोबाइल फोन इसके हाथ से गिर गया और वो खुद बेहोश हो गया। इसे गए हुए काफी वक्त हो गया था तो इसके घर वाले इसे देखने खेतों में आए तो वहां इन्हें बेहोश पड़ा मिला। इसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसे 3 दिन बाद होश आया। जब उससे पूछा गया तो इसने सारा वाकया बताया कि इसके मोबाइल फोन से 3 तस्वीरें मिली जो इसने लेना चाहिए और इन तस्वीरों की वजह से पूरे इलाके में अभी तक खौफ का समा। अब ये सच है या झूठ अल्लाह ही बेहतर जानता। तो एहसान कोशिश करिएगा जो वो तस्वीरें उसने ली वो आप हमसे शेयर करें। मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करूंगा और जब भी वो पिक्चर्स शेयर करें तो लाजमी बताइएगा कि किस एपिसोड में मैंने आपकी स्टोरी का जिक्र किया था और उससे रिलेटेड मैं पिक्चर भेज रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रद्दान भाई, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। मैं छोटी थी, तकरीबन 8 साल की थी, तो मेरे साथ एक वाकया पेश आया था। हमारा घर बहुत बड़ा था जिसमें एक बड़ा सा आंगन भी था। एक रात मेरी अम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी और मैं अपने कमरे में थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी। कमरा और किचन के दरमियान हमारा एक बागीचा था।
जिसमें दरख्त वगैरह थे। वहाँ एक बिल्ली थी। मैं उस बिल्ली की तरफ देखते हुए जा रही थी और वो बिल्ली भी मेरे साथ चल रही थी। फिर वो बिल्ली दीवार फैलाकर कर पीछे चली गई। अचानक उस दीवार के ऊपर एक साया बनने लगा। ये साया बहुत बड़ा और जानवर नुमा था। उसका रंग गहरा स्याह था और इसकी सुर्ख आंखें थी जो मुझे ही देख रही थी। मैं एकदम रुककर उसकी तरफ देखने लगी और मुझे होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस उस साये को देखती रही। फिर अचानक वो बिल्ली जिसे मैं देख रही थी उसने मेरे पांव पर पंजा मारा, जिससे मुझे होश आया। मैंने देखा कि मैं बिल्ली की दुम पर चढ़ गई। मैं रोने लगी और उस वक्त मेरी अम्मी किचन से आ गई। जब मैंने दोबारा दीवार की तरफ देखा तो वहां कोई साया नहीं था। उस वाक़े के बाद मैं सोचती रही कि वो बिल्ली तो दीवार के पीछे चली गई थी, फिर वो मेरे पाँव के पास कैसे आ गई और वो साया क्या था। कुछ साल गुजर गए और सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। फिर जब मैं 9वीं जमात में थी तो मेरी कोचिंग क्लासेस शुरू हो गई। कोचिंग मेरे स्कूल में ही होती थी जो हमारे घर के करीब ही था। हमारे स्कूल के 2 कैंपस थे। एक कैंपस में स्कूल था और दूसरे में कोचिंग होती थी। कैंपस 1 बहुत पुराना था और वहाँ के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ किसी ने खुदकुशी की थी। वो लड़का किसी लड़की को पसंद करता था और जब उस लड़की ने इसे मुस्तरद कर दिया तो इसने उसके सामने खुदकुशी कर ली। ये वाकया मेरे वालिदैन के ज़माने का था। लोगों को कहना था कि वहाँ आज भी कुछ ना कुछ पुरस्कार होता है। एक रात मैं कोचिंग में वापस आई और खाना खाने के बाद होमवर्क करने बैठ गई। मुझे मालूम हुआ कि मुझे अपनी ज्योमेट्री बॉक्स कोचिंग में भूल आई, जिसमें मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें भी थीं, जैसे कि मेरे बोर्ड का एडमिट कार्ड। मुझे लगा अगर मैं इसे अगले दिन तक छोड़ दूं तो शायद कोई बच्चा इसे ले ना जाए। इसलिए मैंने उस रात स्कूल जाकर उसे लाने का फैसला किया। मेरे छोटे भाई बहन थे, इसलिए मैंने किसी को तंग नहीं करना चाहा और खुद ही स्कूल चली गई। जब मैं स्कूल पहुंची तो वहां स्टाफ रूम में कुछ उस्ताजा बैठे थे। इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने इन्हें बताया कि मैं अपनी ज्योमेट्री बॉक्स भूल आई, जिस पर इन्होंने कहा कि जाओ अपनी क्लास में जाकर देखो, वो वहीं होगी। जब मैं क्लास में गई और अपने डेस्क के नीचे देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद किसी ने उठा ली होगी, लेकिन जब मैंने वापस जाकर सर को बताया तो इन्होंने कहा कि तुम्हारी क्लास के बाद कोई और क्लास नहीं हुई। सर ने खुद जाकर देखा और ज्योमेट्री बॉक्स वहीं पड़ा था। इन्होंने मुझे वापस जाने को कहा, लेकिन जब मैं वापस जा रही थी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई हंस रहा हो। जब मैंने चारों तरफ देखा तो बागीचे में एक दरख्त के पास एक लंबा सा साया दिखा। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उस वक्त पीछे से सर की आवाज आई कि अरे तुम अभी तक यहीं हो। जब मैंने दोबारा उस दरख्त की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सर से कहा कि मैं जा रही हूँ और वहां से निकल गई। रास्ते में पूरा वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। जब मैं घर पहुंची तो किसी को कुछ नहीं बताया और अपने काम में लग गई। रात को मुझे डरावने ख्वाब आए और सुबह जब मैं उठी तो मुझे बुखार था। अम्मी ने पूछा क्या हुआ। फिर मैंने अम्मी को सब कुछ बताया। अम्मी ने सूरह पढ़कर मुझ पर दम किया तो मुझे बेहतर महसूस हुआ। उसके बाद 2 दिन स्कूल नहीं गई और फिर सब कुछ मामूल पर आ गया। इस वाक़े को 2 साल गुजर गए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी और अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।